बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फिरोज़ कमर साहब और ग़ुलाम नासिर साहब की किताब से चैप्टर 6 है। दिस वन चैप्टर 6 पेज नंबर 268 और क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसमें एक नई चीज़ हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक डिटेल वर्कशीट। ठीक है। हालांकि ये जो वर्कशीट है, जो मैंने नाम लिया वर्कशीट का, ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रॉम फर्स्ट ईयर, बी कॉम एंड हाई क्लासेस। हमें पता होनी चाहिए। आपको वर्कशीट का सिर्फ उस उतना रेलिवेंट पोर्शन में सिखाऊंगा कि जितना जो है आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज तो फिर यहाँ पे मैंने परफॉर्मा बना दिया है एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए जो हम बनाएंगे। यहाँ पे बनाया हमने, उसके बाद लेजर्स हम बनाएंगे। ठीक है, लेजर्स बनाने के बाद इट्स अप टू यू, यानी एडजस्टिंग एंट्री बनाने के बाद इट्स अप टू यू कि आप लेजर बनाते हैं या आप जो है एक वर्कशीट फॉर्म बनाते हैं। बोथ आर सेम। ठीक है, तो अभी हम जो है एडजस्टिंग एंट्रीज जो है ना रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा लंबा हो गई है, इस वजह से हो सकता है 2 पार्ट में जो है ना ये लेक्चर चला जाए। डेबिट बैलेंस दिए हुए हैं हमको। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ काशिफ हुसैन ऑन 31 दिसंबर 2011। काशिफ हुसैन की किताबों में से ये जो बैलेंसेस है ये लिए गए हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाई गई है प्री क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग से पहले। अभी तो आप लोगों ने नहीं की है। एक होती है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद होती है, दूसरी बनती है फिर आफ्टर एडजस्टमेंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद जब बैलेंस शीट बन जाती है तो वो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट के जो है आइटम आते हैं। रिमेंबर, नो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट कोई भी नहीं आता, ओनली बैलेंस शीट। बस समझ लो कि बैलेंस शीट के ही आइटम को उठा के हम जो है ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में हम लिख देते हैं। और एक्चुअली बनाना इस वजह से पड़ता है कि भाई जब हम नेक्स्ट ईयर जब जाते हैं तो फिर जो बैलेंसेस होते हैं वो वहीं से हम उठा के लिख लेते हैं। सही है। अच्छा, तो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। इस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के अंदर, एक मिनट यार, हाँ, तो वह कान में खुजली हो गई थी। ये लगे हुए कान में खुजली हो जाए तो पूरी सेटिंग उड़ जाती है। तो अच्छा जी, यार सब्सक्राइब कर देना इसको जो है। और यानी कि विद इन 3 मिनट्स में जो है ना कह रहा हूँ मैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स कि वो इसको आएँ और ज्वाइन करें और वो भी सब्सक्राइब करें। और प्लस दूसरी जो मेन चीज़ है, पढ़ें। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि जब भी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा सवाल के अंदर और नीचे सप्लीमेंट्री डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा, तो ये तो जहन में आप बिठा लीजिए कि आपको जनरल जनरल फॉर्म के अंदर एडजस्टमेंट्स बनानी पड़ेंगी। तो ये मैं पहले जनरल जनरल जो है ना फॉर्मेट बना दिया है ताकि टाइम हमारा बचे। तो काशिफ हुसैन का है जनरल जनरल 31/12/2012 का। और अब हम जो है एडजस्टमेंट्स जो है बनानी शुरू करेंगे इसके अंदर से। ठीक है। और तार अगेन गिविंग मी ट्रबल। अच्छा जी, सप्लीमेंट्री डाटा क्या कहता है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज पहला है और 31/12 को बनेगी।
आउटस्टैंडिंग सैलरीज बहुत पढ़ चुके हैं हम। आउटस्टैंडिंग का मतलब यह है कि सैलरीज ड्यू हो गई हैं, पेमेंट नहीं की है, राइट। यानी कि जिसे एक्रूड सैलरीज भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एक्रूड सैलरीज। तो उसकी एंट्री जो होती है हमें रिकॉर्ड करनी है। तो सैलरीज एक्सपेंस को हमने सैलरीज एक्सपेंस को जो है इंक्रीज करना है और अपनी लाइबिलिटी को भी बढ़ाना है। ज़ाहिर पेमेंट तो नहीं हुई है, सैलरीज पेएबल कितना, 8,000 रुपये। 8,000 से हमने डेबिट करना है और 8,000 रुपये से हमने क्रेडिट देना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज की हमने एडजस्टमेंट बना ली। नरेशन आप लिख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग की या एक्रूड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट यही बनती है। कोई सा भी एक्सपेंस हो तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं और पेएबल को जो है हम क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है ना। यानी कि पे करना है अभी आपने। अच्छा, अब ये माइक बड़ा ट्रबल करने लगा। दूसरी है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। यह कह रहा है कि रेंट एक्सपेंस जो है फॉर द ईयर कितना है, 12,000 रुपये है। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस में कोई रेंट की फिगर ऐसी दी हुई है, एडवांस है या प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट, यस। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट की अमाउंट दी है, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस में है और ये एडजस्टमेंट में है। कितनी दी हुई है, 28,000 रुपीज़। तो ये जब पेमेंट हुई तो आपने पूरी पेमेंट को एडवांस या रेंट के उसका डाल दिया, डेबिट कर दिया, और वही फिगर जो है ट्रायल बैलेंस में आ गई, ठीक है। अब जो आपने पेमेंट की है 28,000 रुपीज़, ये आपने एज एन एसेट रिकॉर्ड की। अब इसमें इसको एसेट रिकॉर्ड कर ली, यानी कि एसेट का मतलब है कि ये अमाउंट जो है अनएक्सपायर्ड आप शो कर रहे हैं, या आप शो कर रहे हैं कि ये अनयूटिलाइज है, ठीक है, या अनकंज्यूम्ड है। अब ये देखिए मुख्तलिफ जो है आपके पास लफ्ज़ हैं, लेकिन इन सब का मतलब यही है कि ये एसेट हैं, ठीक है। इस सब का मतलब यही है कि ये एसेट है और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो एज एन एडवांस या प्रीपेड के तौर पे हुई है। अब जाहिर है इस पेमेंट में से कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो कि आप यूटिलाइज कर चुके होंगे, जो कि आप कंज्यूम कर चुके होंगे। तो वो कितना हिस्सा है, वो उसने कहा कि 12,000 रुपये है, ठीक है जी। अब ये जो 12,000 रुपये है इसको हमने रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पेमेंट की थी 28,000, इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट कर देंगे कितना, 12,000 रुपये। इसको रिकॉर्ड कर लेंगे रेंट एक्सपेंस, छोटा लिखूं, रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसने कहा रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 14,000 रुपये। अभी 14,000 है यार, नॉट 12,000, सॉरी, 14,000, ठीक है। जब मैंने कहा कि 28,000 में से 14,000 रुपये एक्सपेंस हो चुके हैं, तो मुझे ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, 14,000 रुपये डेबिट कर दिया।
एक्सपेंस को इंक्रीज कर दिया। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो कैश की पेमेंट होगी, लेकिन कैश की पेमेंट तो पहले ही हो चुकी है, और उस कैश की पेमेंट को हमने रिकॉर्ड कर लिया है प्रीपेड के अंदर। ठीक है, उसको मैंने रिकॉर्ड किया है प्रीपेड के अंदर। तो या तो कैश क्रेडिट करेंगे, या एडवांस या प्रीपेमेंट, कोई सा भी जो भी लफ्ज़ हो उसको क्रेडिट दे देंगे। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट है, तो मैंने एसेट को कम कर दिया। कम करने से मुराद ये है क्रेडिट दे दिया। कितने से? 14,000 रुपये से। 14,000 से मैंने इसको क्रेडिट दे दिया। ठीक है, अब प्रोवाइड करना है हमको, नंबर थर्ड है प्रोवाइड बैड डेट्स एट द रेट 3%, 3% ऑफ नेट सेल्स। क्या करना है? बैड डेट 3% ऑफ नेट सेल्स। यहाँ लफ्ज नेट सेल्स का है। अगर एडजस्टमेंट में का आप मेरा लेक्चर देखिए कि बैड डेट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो नेट सेल्स यानी कि सेल्स के ऊपर जब भी जो है बैड डेट्स कैलकुलेट होगा वो हमेशा नेट सेल्स के ऊपर होगा। यानी कि सेल्स में से माइनस होगा डिस्काउंट, जिसे सेल डिस्काउंट कहते हैं, सेल डिस्काउंट, और माइनस होगा रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ब्रैकेट में डाल लूँगा ना तो वो प्लस हो जाएगा। ये माइनस होगा सेल डिस्काउंट, और क्या माइनस होगा? रिटर्न एंड अलाउंस। ये दोनों चीज़ें जब माइनस होंगी तो फिगर आ जाती है मेरे पास नेट सेल्स की। ठीक है, ये हम इनकम स्टेटमेंट में बहुत कर चुके हैं। ये जो नेट सेल की फिगर आएगी उस पर 3% आपने बैड डेट्स कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल्स की फिगर कितनी है। सेल्स रेवेन्यू कह रहा है ये, सेल्स रेवेन्यू कह रहा है ये 3,50,000। अब ये 3,50,000 ये कह रहा है, लेकिन मुझे ट्रायल बैलेंस की फिगर है। अब मुझे ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर डिस्काउंट भी है ट्रायल बैलेंस में या रिटर्न दिया हुआ हो, तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो सेल्स का जो कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं वो हमेशा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे दिए हुए होते हैं, रिमेंबर। कहीं क्रेडिट साइड पे देखना शुरू कर दो। वैसे मैं भी क्रेडिट साइड पे ही देख रहा था, मुझे पता नहीं था। अच्छा, डेबिट ऊपर है। तो यस, सेल्स रिटर्न है 36,000 रुपये, माइनस 36,000 रुपये। डिस्काउंट नहीं है, सेल डिस्काउंट तो नहीं है भाई, फिर मुश्किल हो जाएगी। परचेजेस मशीन सर्विस एक्सपेंस, नहीं जी, सेल्स डिस्काउंट है और सेल्स रिटर्न है, डिस्काउंट नहीं है। तो नेट सेल मालूम करने के लिए ग्रॉस सेल्स में से अलाउंस माइनस किया तो मेरे पास फिगर आई, कितनी आई? माइनस 36,000। तो मेरे पास फिगर आई 3,14,000। इस 3,14,000 के ऊपर मैंने क्या करना है बना, 3% मैंने लगा देना है, सिंपल। तो कितनी आ गई मेरे पास? 3% कहाँ है भाई? नहीं, इसके अंदर परसेंट नहीं, ये रहा 9,420। आपने कैलकुलेट किया बैड डेट 9,420। तो तीसरी आपके पास 31/12 को एडजस्टमेंट बनी, क्या हुआ? बैड डेट्स मैं कभी कभी जो है ना ये लिख देता हूँ,
तो आप ना लिखिएगा, ठीक है। आपने, क्योंकि ये ब्रॉड डाउन में भी लिखा जाता है, तो आप इस तरह से ना लिखिएगा, बैड डेट्स पूरा लिखिएगा। और हमेशा अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखा जाता है। जब भी बैड डेट्स की एंट्री बनेगी तो अलाउंस फॉर बैड डेट को आप क्रेडिट देंगे 9,420। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है, डेबिट साइड पे लिखा जाता है। और कंट्रा एसेट आपका क्रेडिट हो रहा है, और कंट्रा एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। आपने ये एंट्री बना ली, ठीक है, ओके। अच्छा जी, फिर आती है डेप्रिसिएशन। अब चार्ज करना है, यानी कि कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन को, सही है। और डेप्रिसिएशन को उन्होंने लिखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन, पूरा लिख देता हूँ, ऑन फिक्स एसेट्स कितना है जनाब, 10%। अब यहाँ पे फिर वही बात हुई कि डेप्रिसिएशन का आप एडजस्टमेंट का ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में है। अब वहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि जब सवाल के अंदर फिक्स एसेट दिया हुआ होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, यानी कि तमाम जो है आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं उनके ऊपर 10% लगेगा। अब जितने भी आपके पास एसेट्स हैं लॉन्ग टर्म, जब फिक्स एसेट, अब यहाँ पे इक्विपमेंट है आपके पास, ठीक है। पहले तो हम, इक्विपमेंट है कितना जनाब, 72,000 रुपये। इक्विपमेंट आपके पास 72,000 रुपये पहला आपके पास फिक्स एसेट है। उसके बाद यस, दूसरा है मशीन, मशीन है दूसरा एसेट, 1,80,000 रुपये ये दूसरा एसेट है। कोई और एसेट, कोई और एसेट कोई भी नहीं है, यानी कि दो एसेट हैं। उसने कहा तमाम फिक्स एसेट्स पे लगा दो। एक उसने जो है ना जुमला बोल दिया, बल्कि दो लफ्ज उसने लिख दिया फिक्स एसेट। तो आपने डेप्रिसिएशन तमाम जितने भी आपके पास हैं उन सब पे जो है 10% आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखा तो मैंने कहा कि इक्विपमेंट है, या दूसरा जो है मशीनरी है, इसके ऊपर मैंने 10% लगाना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने 10% लगाना है, और 10% लगाने के बाद जो है ये आ जाएगा 7,200, ठीक है। कैलकुलेशन ज़रूर देख लेना, मेरी कैलकुलेशन ख़राब है। ये है 18,000 रुपये। ये दो जो है आपकी डिप्रिसिएशन आपके पास आ गई। डोंट रिलाई ऑन योर माइंड, सही है। एक ज़माने में माइंड बहुत अच्छे चलते थे लोगों के, लेकिन अब हम लोग मोहताज हो गए कैलकुलेटर्स के। परसेंटेज 7,200, तो प्लीज़ चेक ज़रूर करना कैलकुलेटर से। 10% तो 18,000 रुपये। अब आपने दोनों जो है, ये दो एसेट थे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है आप डेप्रिसिएशन की एंट्री बना दीजिए। चौथी एंट्री होगी 31/12 की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट किसके ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर। जो पहले मैं आपको कहता था ना कि तमाम जो है ना उसके नाम ज़रूर लिखा करें। अब देखें यहाँ पे आ गया इक्विपमेंट और फिर मशीन। अगर आप यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाद में कि ये मशीन पे था या इक्विपमेंट के पे था, क्योंकि इसका इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा जी, ये आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन,
इक्विपमेंट 7,200, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा, और कंट्रोल एक्सपेंस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है और वो भी क्रेडिट होगा। ठीक है जी। उसके बाद चौथे ही में ही है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। मैं नंबर तब्दील नहीं कर रहा। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके ऊपर है? मशीन के ऊपर है। ठीक है। और अलाउंस फॉर, अभी रब करता हूं मैं, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन मशीन कितना है? 18,000 रुपये। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और कंट्रा एसेट वो भी इंक्रीज हो रहा है। नीचे लिखूं यार, ऊपर हो गया। 18,000 रुपये। अब यहाँ तो फिरोज कमर साहब आ गए। ठीक है। नाउ कौन सी एडजस्टमेंट है? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, इसको मैंने क्लोज किया। ठीक है। ओह, लकीर टेढ़ी हो गई। और इसको मैं नीचे लेके आया, इसको मैं नीचे लेके आया, ये भी नीचे लेके आया। नाउ हियर इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे फिरोज साहब बैठे हुए हैं। इसको थोड़ा सा मैं अभी मिटा देता हूँ, फिर लिख दूंगा, क्योंकि अब सवालात जो हैं मुझे, आई नीड टू हैव ये भी चिपक गया। शिट, बोर्ड खराब हो जाता है यार। ओके, तो यहाँ पे जो है असल में मुझे स्पेस की ज़रूरत है, इस वजह से वो मैंने हटा दिया। सब मालूम है कि आप फिरोज़ कमर साहब और ग़ुलाम नासिर साहब की किताब से सवालात कर रहे हैं। ये स्पेस तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। अच्छा, ये मैंने डिप्रिसिएशन की एंट्री बना ली, दो हैं। आप लकीर डाल सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है। चौथी में, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि वो मेरी सीक्वेंस जो है ना 4 है। अच्छा, अब आए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आपने कहा कि मर्चेंडाइज एंडिंग, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आपने रिकॉर्ड किया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से अमाउंट कितना है आपका? 44,000 रुपीज़। 44,000 रुपीज़ से आपने रिकॉर्ड किया एंडिंग इन्वेंट्री को, और ये क्लोजिंग हो रही है, हमेशा याद रखिए, टू क्लोज। सही है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एंट्री है, राइट? ये याद रखिएगा। दिस इज नॉट योर एडजस्टमेंट में हम लिख रहे हैं, लेकिन ये क्लोजिंग एंट्री होती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब लास्ट हमारे पास कमीशन अर्न।
अब ये कह रहा है कि कमीशन अर्न आपने देखनी है। तो इसके लिए जो है मैं ये देखूंगा क्या मेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर कमीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। तो जाहिर है अर्नड है तो ये इनकम है, तो इनकम है तो क्रेडिट साइड पे होगी। यस, अनअर्नड कमीशन ट्रायल बैलेंस के अंदर लफ्ज है अनअर्नड। कितना दिया हुआ है क्रेडिट साइड के ऊपर? 15,000 रुपये। इसका मतलब यह है कि आपको पैसे यानी कि कैश रिसीव्ड हो गया है, और जब कैश रिसीव हुआ तो आपने क्या किया, कैश को डेबिट किया और अनअर्न्ड कमीशन को क्रेडिट दिया 15,000 से। ठीक है, यानी कि आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की कि ये अनअर्न्ड कमीशन है। जब कैश मिला तो आपने लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड किया कि ये मेरी लायबिलिटी है। अब जाहिर है कुछ जब टाइम पीरियड गुजर गया तो कुछ हिस्सा आपने उसको अर्न कर लिया, मतलब कमा लिया। ये जो इस 15,000 में से आपने कुछ हिस्सा जो है अर्न किया। ठीक है, जब वो अर्न कर लिया तो ये जो लायबिलिटी है डिक्रीज हो जाएगी। जब ये जो लायबिलिटी है डिक्रीज होगी तो क्या होगी? दिस इज योर लायबिलिटी, राइट? दिस इज योर लायबिलिटी। इसको डिक्रीज करना है तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो आप लिखते हो कमीशन, ओ अनअर्न कमीशन को आप डेबिट करते हो। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है उसको डेबिट कर दोगे। और इनकम को आप, कमीशन इनकम को आप इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, और कितने से इंक्रीज करनी है आपने? यानी कि 6 जो है एडजस्टमेंट है 5,000 रुपए से। 5,000 रुपए से अब आपकी लायबिलिटी कम हो गई। क्यों कम हो गई? ठीक है, पहले 15,000 थी और अब 5,000 से कम हो गई क्योंकि आपने अर्न कर ली। तो इसकी एडजस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर मेन चीज जो होती है वो आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्योंकि अगर आपने एडजस्टमेंट्स को सही तौर पे आपने रिकॉर्ड कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको अकाउंटिंग आती है। ओके, और आपका जो है फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, हर चीज जो है आपकी टैली होती चली जाएगी। तो अब यहाँ पे नंबर 6 है 31/12 को, ये मैं यहाँ पे अनअर्न इनकम को, अनअर्न कमीशन को मैंने डेबिट किया 5,000 रुपये से, और अर्न यानी कि ये मैंने कमा चुका हूँ। ये जो मुझे कमीशन एडवांस दिया था और मेरे पास लायबिलिटी थी कि भाई मुझे सर्विसेज देनी है, कोई काम अंजाम देना है, तो मैंने 5,000 रुपये का काम अंजाम दे दिया। ठीक है जी, नरेशन आप यहाँ लिख लेना। तो ये आपका क्लोज हो गया। ओके, ये जनाब आपने जनरल एडजस्टिंग एंट्रीज का आपने बना लिया। ओह,
एडजस्टिंग एंट्रीज का। अब आई थिंक के लगे हाथों में जो है इसमें रिवर्सिंग एंट्री भी बता दूं आपको, ठीक है, क्योंकि उसका लेक्चर आप देख चुके हैं। इसकी रिवर्सिंग एंट्री किन किन की बनेगी वो हमने देखना है, राइट। कौन कौन सी जो हम एंट्री है हम देख चुके हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस की रिवर्सिंग एंट्री बनती है, बिल्कुल बनती है, ये बनेगी। रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड की ये क्या बनेगी, ये नहीं बनेगी, है नो, नहीं नई एंट्री बनेगी। बैड डेट्स की नहीं बनती है, डेप्रिसिएशन की नहीं बनती है, ठीक है। और उसके बाद एंडिंग की नहीं बनती है। देन अनअर्न यानी कि लायबिलिटी, एज ए लायबिलिटी अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो उसकी आपको आई थिंक बन जाती है रिवर्स करनी पड़ती है, इसकी बनेगी। ओके, होल्ड, थक गया हूं मैं, आगे चलते हैं। हम क्या कर रहे थे, रिवर्सिंग के बारे में बता रहे थे, ठीक है। इसकी कमीशन इनकम नहीं, हमने एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड की है तो इसकी नहीं बनेगी, थोड़ा सा आदमी हो जाता है। बहरहाल जब रिवर्सिंग देखेंगे तो हम कर लेंगे। तो मेन चीज़ आपकी ये है कि इसको यहाँ पे लकीर खींच दो ना, हाँ ये हो जाएगी ना, पूरा इस सेक्शन अलग हो जाएगा ना, दिस इज बेटर, नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये जो है एडजस्टमेंट हमने बना ली। इन एडजस्टमेंट्स को जो है अब दूसरा जो है ना सेक्शन शुरू होता है। इन एडजस्टमेंट्स को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, लेजर्स, जो भी लेजर्स इफेक्ट हो रहे हैं उसमें हमको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है आप फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना, ठीक है जी। ये बड़े लंबे हो जाते हैं यार सवालात ना असल में। अच्छा, मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ। ये जो है हिस्सा तो रहेगा, मैं लेजर बनाना शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये काशिफ हुसैन के, सेंड लेजर अकाउंट्स, ये बन रहे हैं आपके काशिफ हुसैन के लेजर अकाउंट्स, ओके। सैलरीज एक्सपेंस दो बनाऊंगा मैं, सैलरीज एक्सपेंस, ये आ गया। उसके बाद सैलरी एक्सपेंस है और सैलरी पेएबल, ठीक है। जो अकाउंट वहां पे इफेक्ट होगा उसका लेजर आपने बनाना है, सैलरीज पेएबल। अच्छा जी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। सैलरीज में देखना है कि मुझे बैलेंस कितना है। सैलरीज में बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ, उसका बैलेंस दिया हुआ था 16,200, 16,200 रुपये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का बैलेंस। लेट मी चेक वंस अगेन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 16,200 रुपये। यहाँ डेबिट हो रहा है एडजस्टमेंट, किसकी वजह से, सैलरीज पेएबल की वजह से। सैलरीज
पेबल की वजह से 8,000 रुपये। ठीक है, तो बैलेंस कितना हो गया सैलरीज एक्सपेंस का? ये एंडिंग है, मैं लिख देता हूं। ये जो बैलेंस है ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है। ओके, ये हो गया 24,200। सही है। और सैलरीज पेबल के अंदर जो अकाउंट ओपन हुआ है वो सैलरीज एक्सपेंस की वजह से हुआ है। सैलरीज एक्सपेंस हाउ मच? 8,000। 8,000 से आपने क्रेडिट दे दिया, तो सैलरीज पेबल का बैलेंस आ गया जनाब, एंडिंग क्रेडिट बैलेंस आ गया 8,000 रुपये। ठीक है, अब हम जो है इसको टिक कर दें दोनों को, वरना हम सोचते रहेंगे यह हुआ या नहीं हुआ। रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस का लेजर मैंने बनाया। रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाया। रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में यकीनन होगा। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट है, तो मैं प्रीपेड रेंट पहले बना लेता हूँ, अमाउंट डाल लेता हूँ प्रीपेड रेंट। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट है, तो बैलेंस ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कितना है इसमें? 28,000 ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है। और अब आपने क्या किया, प्रीपेड रेंट को क्रेडिट दे दिया। सही है, रेंट एक्सपेंस की वजह से, रेंट एक्सपेंस की वजह से आपने इसको क्रेडिट दे दिया 14,000 रुपये से। रेंट एक्सपेंस को आपने डेबिट दिया प्रीपेड रेंट की वजह से, प्रीपेड रेंट की वजह से आपने 14,000 डेबिट कर दिया। ये इसका बैलेंस आ गया एंडिंग। ओहो, क्या हो गया? 14,000। ओके, थोड़ा यहाँ लिखूं 14,000। ये अभी तो डाली थी मैंने इंक, एक मिनट इंक डालता हूँ। तो इसमें जो है 14,000 रुपये हमारे पास बैलेंस आ गया इसका। ओके, और ये डेबिट बैलेंस आया क्योंकि एक्सपेंस है, और प्रीपेड का कम होने के बाद डेबिट में से ये क्रेडिट गया, तो इसका बैलेंस हो गया 14,000 रुपये। ओके, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद ये हो गई, ये हमने पोस्ट कर दिया। उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट बनेगा। बैड डेट्स एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट्स allowance for bad debts, DEBTS, allowance for bad debt। क्या पहले अलाउंस ट्रायल बैलेंस में कुछ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर अलाउंस डिप्रिसिएशन दिया हुआ है और बैड डेट नहीं दिया हुआ है। ये इस वजह से देखना ज़रूरी होता है कि कहीं अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर
बैलेंस दिया हुआ है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो मैंने लिखा है, तो वो फिर एडजस्ट होता है, अदरवाइज एडजस्ट नहीं होता। बैड डेट 9420 एक्सपेंस अलाउंस से क्रिएट हुआ, अलाउंस फॉर कैपिटल बी। बैड डेट्स कितना है, 9420, ठीक है जी। और ये एंडिंग बैलेंस हो गया इसका 9420। ये बैलेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रिएट हुआ किससे, बैड डेट एक्सपेंस की वजह से। बैड डेट्स एक्सपेंस की वजह से क्रिएट हुआ 9420। और ये जो अमाउंट होगी, ये जो बैलेंस होगा, ये चला आएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो है कंट्रा अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल का, कंट्रा एसेट अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल का, तो इस वजह से ये बैलेंस चला जाएगा। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका है, ये इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये आपने रिकॉर्ड किया 7200 से, ये डेबिट कर दिया आपने, ठीक है जी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से ये आपने डेबिट कर दिया। और इसका जो ये जो बैलेंस है 7200 आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूँ, ऊपर घुस गया ये, तो ये बड़े मसाइल है। ये क्या था, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका था, ये इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट का था ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। और फिर आपने बनाया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कंट्रा एसेट अकाउंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसका है, ये इक्विपमेंट का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एसेट लिखना है कि किस एसेट का है, ठीक है जी। और ये कैसे क्रिएट हुआ, ये अलाउंस वगैरह जब भी आप देखें तो ज़रूर सवाल में देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने सवाल में देखा था, क्या अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है ट्रायल बैलेंस में, नहीं था। अब यहाँ पे हमने देखना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का कोई बैलेंस तो नहीं है। अलाउंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मशीन के ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं है, तो इसका बैलेंस जो है नील होगा। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से ये क्रिएट हुआ 7200, ठीक है। और ये चला जाएगा आपके पास, ये जो बैलेंस होगा ये चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, और ये माइनस हो जाएगा इक्विपमेंट की फिगर में से, माइनस हो जाएगी, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के। ये हो गया आपके पास। उसके बाद डेप्रिसिएशन मशीनरी को आपने रिकॉर्ड करना है। ओहो, चलिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी, ये आपने रिकॉर्ड करना है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस
फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी को आपने रिकॉर्ड करना है। 18,000। एक्सपेंस कितना है? जाहिर है एक्सपेंस का ट्रायल बैलेंस में बैलेंस नहीं होगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो ये वाली एडजस्टमेंट बना चुका है, लेकिन अमूमन नहीं होता। ठीक है, तो सवाल के अंदर नहीं दिया हुआ होगा, आपको बनाना पड़ेगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से ये एंट्री उठी 18,000 रुपये से। अब हमने सवाल में देख लिया था कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इस वजह से एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि मिस के नहीं कर जाना, पागल हूँ। अच्छा जी, इसका बैलेंस है 18,000 रुपया। ओके, और कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से कितना आया है? 18,000 रुपये। ये आपने पोस्ट कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से कितना आया जनाब? ये भी 18,000। तो अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी का बैलेंस कितना हो गया एंडिंग? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंडिंग। ठीक है, कितना बैलेंस हो गया? 18 और 18 36। अब ये जो 36,000 रुपये है, ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा और एज एन कंट्रा एसेट ऑफ मशीनरी माइनस हो जाएगा। मशीनरी की जो वैल्यू है उसको कम कर देगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। मर्चेंडाइज एंडिंग जो होती है, ये क्लोजिंग होती है, वो हमने बना चुके हैं। इसका लेजर अभी नहीं बनेगा, लेजर अभी नहीं बनेगा। ठीक है, अनअर्न्ड कमीशन यही बना दें, सही है। ये मैंने बनाया जनाब, लिखा अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन का मैंने लेजर बनाया, और दूसरा है अर्न कमीशन का। अर्न कमीशन का ये इसके साथ लिंक है, ये बनाया है। ठीक है, अनअर्न्ड कमीशन को हमने डेबिट किया है, कम किया है, यानी कि लायबिलिटी को कम किया है। इसका बैलेंस है किताब के अंदर, यस, अनअर्न्ड कमीशन का बैलेंस था 15,000 रुपये दिया हुआ है आपने सवाल में। सवाल को ज़रूर जो है ना आपने चेक करते रहना। अनअर्न्ड कमीशन का बैलेंस था, यानी कि ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो है 15,000 रुपये। क्रेडिट में होगा क्योंकि लायबिलिटी है। सही है, ये तो आपने इंफॉर्मेशन लिख ली। अब एडजस्टमेंट आपने डालनी है। अनअर्न्ड को आपने डेबिट करना है, किसकी वजह से? कमीशन इनकम की वजह से। कमीशन कमीशन इनकम की वजह से ये 5,000 आपने इसको डेबिट कर दिया। जब 5,000 डेबिट किया तो अनअर्न्ड का जो एंडिंग जो बैलेंस है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एंडिंग, ये कितना हो गया? 10,000 रुपये। ठीक है, ये 10,000 हो गया। ये जो 10,000 रुपया यहाँ पे आया है, कहाँ है? नज़र आ रहा है? ठीक है, ये जो 10,000 रुपये यहाँ पे आया है अनअर्न्ड कमीशन का, ये जो है बैलेंस शीट में चला जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट में। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास रह गया अर्न कमीशन। ये आपकी इनकम है और आपने अनअर्न्ड कमीशन को डेबिट किया था
लायबिलिटी को कम किया था और इनकम को आपने इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे लायबिलिटी किसकी वजह से इंक्रीज हुई? अनअर्न कमीशन की वजह से। कितना? 5,000 रुपये। और ये बैलेंस कितना हो गया जनाब? इसका बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस 5,000 रुपये। और ये क्रेडिट बैलेंस जो है इनकम स्टेटमेंट में आपकी चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो है सारे लेजर्स आपने बनाए और बनाने के बाद जो है आपने इसका बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, यहाँ पे हमने सैलरीज इसका जो है ना लेजर बनाया, उसको पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद हमारे पास हमने इसका बैलेंस आ गया। अब ये जो है आई एम श्योर के चूँकि क्या टाइम हो गया? 51 मिनट। तो इस सवाल को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूड ये होगा इन लेक्चर 2। ये लेक्चर नंबर 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि लेक्चर 1, क्योंकि आई थिंक ये 3 लेक्चर में ना चला है सवाल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम रोकते हैं और इंशाल्लाह जो है हम इसको अगले लेक्चर के अंदर फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। होप समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।